इस सम्मानित मंच पर मौजूद हम सब के गौरव, हम सब के अभिमान, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर अररिया से हमारे एनडीए के प्रत्याशी भाई प्रदीप सिंह जी, मौजूद यहां पर सुपौल से हमारे एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय दिलकेश्वर कामत जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर तमाम एनडीए के वरिष्ठ नेतागण, मौजूद यहां पर तमाम आदरणीय मंत्रीगण, मौजूद यहां पर तमाम आदरणीय विधायकगण, मौजूद यहां पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम मजबूत पदाधिकारी साथी, तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, आप लोगों को कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। आप सबने मन बना लिया है और जनता आज की तारीख में हम नेताओं से कई आगे है। जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में अपने कार्यों से अर्जित किया है, जिसको हम सब प्यार से मोदी की गारंटी कहते हैं, वो विश्वास इतना ज्यादा है कि आज किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि एनडीए के किस प्रत्याशी के प्रति आप मतदान करें, किसको आप जिताएं, क्योंकि ये मन आप लोग बना चुके हैं। कारण है इसके पीछे, कारण है जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक के बाद एक देश में गरीब कल्याण की योजना लेकर आए, जिसने भारत की न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, बल्कि बुनियादी जरूरतों तक, महिलाओं के शौचालय तक की चिंता प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। एक तरफ जहां हमारा एनडीए गठबंधन विकास के मुद्दे पर हर रोज आगे बढ़ने का काम कर रहा है, प्रधानमंत्री जी ने हम सबको लक्ष्य दिया कि 2047 तक हम लोगों को भारत को एक विकसित देश बनाना है। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर राज्य विकसित बनेगा, जब हमारा हर एक जिला विकसित बनेगा, हमारा हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, हमारी हर एक पंचायत, हमारा हर एक गांव विकसित बनेगा। ये लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का 2047 तक का है। पर ठीक इसके विपरीत विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, लोकतंत्र की हत्या को लेकर। ये एक ऐसा विपक्ष है जो पूर्णतः मुद्दाहीन है। इनके पास कोई उठाने के लिए मुद्दा नहीं है, तो डराने की राजनीति की जाती है कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी के इस मन से, प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर साथियों, ये समझने की जरूरत हम लोगों को भी है। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लागू कर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। आज ये लोग हम लोग को लोकतंत्र की दुहाई देने का काम करते हैं। हकीकत है, जिन्होंने अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता किया, ये जयप्रकाश नारायण जी की धरती है। बिहार उनके सिद्धांतों पे चलने वाला प्रदेश है। उस वक्त की पीढ़ी ने एकजुट होकर, एकत्रित होकर जयप्रकाश जी का समर्थन करने का काम किया। और कई उनके अनुयायी हैं जो अपने आप को उनका अनुयायी बताते नहीं थकते, पर आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं
जिसके लिए जयप्रकाश जी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा देने का काम किया था, आज ये लोग उन्हीं के साथ मिलकर गठबंधन में बैठे हैं। साथियों, अब ये हम लोग को चुनना है, क्या हम लोग को गाली देने वाली सरकार को चुनना है या आपको सम्मान देने वाली सरकार को? एक तरफ वही राजद है जिन्होंने 90 के दशक में मां बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। आज वही लोग मां बहन बेटियों को खुलेआम गाली देने का काम करते हैं। ऐसे में अब ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए उनको शौचालय बनाकर दिए, जहां पर बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा के लिए आयुष्मान योजना का निर्माण किया, तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग हैं जो दिन दहाड़े मां बहन बेटियों को गाली देने का काम करते हैं, उनको अपमानित करने का काम करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सबसे यह आह्वान करूंगा, जरूरी है देश की मजबूती के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, बुजुर्गों के अधिकार के लिए और युवाओं के भविष्य के लिए, किसान और मजदूरों के हक के लिए कि एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और हम तमाम प्रत्याशी उन्हीं के सेना के सदस्य हैं जो हम मिलकर हमारे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य 400 पार को हम लोग पूरा करेंगे, जिसमें बिहार की 40 सीटों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सब लोग तैयार है ना? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना विश्वास दें, जोरदार ताली बजाकर। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। भारत माता की जय। अब मैं जन जन के मनभावन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आग्रह करूंगी, नमन करूंगी कि वो अपने मुखार बिंदु से हम लोगों को कुछ संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अररिया के ई पावन धरती मां अहाँ सबके प्रणाम करे छी। अररिया फणीश्वर नाथुरायण जी की भूमि है और जब जब भी मुझे यहां आपके बीच आने का अवसर मिला है, हर बार बाबा मदनेश्वर और मां काली की कृपा और आप जनता जनार्दन आपका भरपूर आशीर्वाद मिला है। आज भी अररिया और सुपौल का ये स्नेह मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इस कर्ज को उतारने के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तीसरे कार्यकाल में आपके हित में, देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले
देश लेने वाला है। साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में इन दिनों जनता जनार्दन के आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहा हूं और देश के कोने में जहां जहां गया, शहर हो, गांव हो, पुरुष हो, स्त्री हो, युवा हो, युवती हो, पूरे देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई और बहनों, आज दूसरे चरण का मतदान भी चल रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरे सभी मतदाताओं से, विशेषकर युवा वोटर से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएं। मैं जानता हूं गर्मी का समय है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें देश के हित में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देने का अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। हमें एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मेरा तो आपसे भी आग्रह है, जब आपके यहां मतदान का दिवस हो, हर पोलिंग बूथ में यात्रा निकाल करके 20-20, 25-25 लोग गीत गाते गाते, थाली बजाते बजाते, उत्सव मनाते मनाते पोलिंग स्टेशन पर वोट देने के लिए जाना चाहिए। पोलिंग बूथ पर उत्सव का वातावरण होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। प्रचार में कितनी ही तू मैं चलती रहे, लेकिन मतदान का दिन पूरे इलाके का उत्सव का दिन होना चाहिए। साथियों, 2024 का ये चुनाव भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए चुनाव है। और इसमें बिहार के आप सभी मेरे जागरूक भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। गुलामी के लंबे कालखंड से पहले जब बिहार समृद्ध था, तब भारत एक महाशक्ति था। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए चल पड़ा है, तो बिहार की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के लोगों की प्रतिभा, यहां के लोगों की बौद्धिकता, यहां के लोगों की परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखाने का जो जज्बा है ना, ऐसा जज्बा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। बिहार के इस सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए दिल्ली में आपका ये सेवक और यहां बिहार में हमारे नीतीश जी और उनकी पूरी टीम
पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं। साथियों, आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है। लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है
ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। भाइयों बहनों, आज का दिन लोकतंत्र के लिए शुभ दिन है। आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय का दिन है। मेरे साथ मैं नारा बुलवाता हूं, बोलिए। मैं कहूंगा लोकतंत्र, आप कहे जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। मैं दूसरा नारा बुलाता हूं, बाबा साहब आंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब आंबेडकर। इंडी गठबंधन के हर नेता को देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? साथियों, आज देश में राजनीति की दो मुख्य धाराएं बन गई हैं। एक धारा बीजेपी और एनडीए की है, जिसका मकसद है देश के लोगों को सशक्त करना, हर लाभार्थी के दरवाजे तक खुद जाकर उसे लाभ पहुंचे। इसके विपरीत एक ऐसी धारा है कांग्रेस और आरजेडी की, इंडी गठबंधन वालों का मकसद है देश के लोगों से छीनना, उन्हें तरसा कर रखना और खुद की तिजोरी भरना। जैसे कांग्रेस हो या आरजेडी, इन दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों को विकास के लिए तरसा कर रखा। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बिहार के करोड़ों लोगों को दाने दाने का मोहताज बना दिया था। किसी के पास खेत खलिहान है तो नौकरी के बदले उसकी जमीन छीन लो। किसी पास नौकरी है तो तनख्वाह छीन लो। किसी के पास गाड़ी है तो गाड़ी छीन लो। कोई थोड़ा भी सामर्थ्यवान है तो उसका अपहरण करवा लो। यही जंगल राज के दिनों का हाल। एनडीए की सरकार मिलकर प्रयास कर रही है कि हर लाभार्थी के दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें अपनी योजनाओं से जोड़े। पिछले 10 साल में बिहार के लोगों को 50,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा याद रखोगे? मेरे बिहार के लोग तो बहुत जागरूक है। मैं जो आंकड़ा बोल रहा हूं याद रखोगे? जरा आप जवाब दे तो मैं बोलूं। जो मैं आंकड़ा बोल रहा हूं याद रखोगे? जो आंकड़ा मैं कह रहा हूं याद रखोगे? 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधा दिल्ली से आप
आप सब लोगों के खाते में भेजे गए हैं 50,000 करोड़ रुपया। अररिया और सुपौल के किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 1,600 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई कट नहीं, कोई चोरी नहीं, सीधा किसान के खाते में मोदी ने भेजा है। यहां अररिया और सुपौल दोनों जिलों में गरीबों को 3 लाख पक्के घर मिले हैं। 3 लाख पक्के घर। साथियों, बहनों बेटियों के जीवन को आसान बनाना ये एनडीए की प्राथमिकता